और अब हम खबरदार में विश्लेषण करेंगे संविधान के उस अदृश्य अनुच्छेद का जिसने जम्मू कश्मीर में लाखों लोगों की जिंदगी नर्क बना रखी है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। जितनी सही ये बात है उतनी ही सही ये बात भी है कि संविधान के भाग 21 के मुताबिक आजादी के वक्त से ही कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, जो कश्मीर को देश के बाकी राज्यों से अलग करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार मिले हुए हैं। अनुच्छेद 370 के अलावा भी जम्मू कश्मीर में कई ऐसे अनुच्छेद लागू हैं जो उसे अन्य राज्यों से अलग करते हैं, और ऐसे ही एक अनुच्छेद 35A को खत्म करने की मांग उठने लगी है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब देश एक है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो कश्मीर में भारत का कानून लागू क्यों नहीं हो सकता? कश्मीर में लागू धारा 35A के विवाद को समझने के लिए आपको 35A के साथ साथ अनुच्छेद 370 के बारे में भी पता होना चाहिए। तो शुरुआत इसी से करते हैं और आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को कौन कौन से विशेषाधिकार देता है। आर्टिकल 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा कोई दूसरा कानून नहीं बना सकती। भारत के राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर के संविधान को बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वित्तीय आपातकाल लगाने वाली धारा 360 भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। जम्मू कश्मीर में लागू आर्टिकल 370 के अलावा भी कई और कानून वक्त वक्त पर लागू किए गए हैं। ऐसा ही एक बदलाव साल 1954 में अनुच्छेद 35A के जरिए लाया गया था, जिसके मुताबिक देश के किसी अन्य राज्य का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर के स्थानीय नागरिकों के अलावा कोई जमीन, मकान और स्थायी संपत्ति नहीं खरीद सकता। और तो और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में देश के किसी राज्य का नागरिक पढ़ाई भी नहीं कर सकता। अनुच्छेद 35A की वजह से कश्मीर की लड़की किसी राज्य से बाहर शादी कर ले तो उसकी कश्मीर की नागरिकता छिन जाती है। साल 2014 में वी द सिटीजन्स नाम के गैर सरकारी संगठन ने कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35A को खत्म करने की याचिका कोर्ट में दाखिल की, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A में जब भी किसी बदलाव की बात की जाती है तो जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दल एक सुर में चिल्लाना और धमकी देना शुरू कर देते हैं। अब एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में अनुच्छेद 35A को खत्म करने की सुगबुगाहट शुरू हुई है, तो जम्मू कश्मीर में तमाम विपक्षी दलों के साथ साथ राज्य में बीजेपी की सहयोगी सत्ताधारी पार्टी PDP के भी कान खड़े हो गए हैं। आज बहुत जरूरी था कि हम 35A पर आपस में मिलें और इस पे बात करें, क्योंकि एक गलतफहमी मैं आप लोगों से निकालना चाहता हूं, लोगों से निकालना चाहता हूं। ये सारी रियासत को इफेक्ट करने वाला है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग इसको समझ सकें कि हम 35 को एब्रोगेट करने के लिए क्यों खिलाफ हैं, इसको हटाने के लिए क्यों खिलाफ हैं, क्योंकि यह हमारी बुनियादी चीज को हटाना चाहता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ अलगाववादी नेताओं ने एक बैठक की और केंद्र सरकार को पैगाम दिया कि किसी भी हाल में अनुच्छेद 35A के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम 35 को एब्रोगेट करने के लिए क्यों खिलाफ हैं, इसको हटाने के लिए क्यों खिलाफ हैं, क्योंकि यह हमारी बुनियादी चीज को हटाना चाहता है। इसमें हमने ये फैसला किया है कि इस चीज को हम लोगों तक पहुंचाएंगे, एक यूनाइटेड फ्रंट लेकर। सब जमातें जो हैं जम्मू में भी, कश्मीर में भी और लद्दाख में भी लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या असर पड़ने वाला है इस रियासत पे।
ये बहुत जरूरी था और उसके लिए हम लोग जो अगला कदम उठाने वाले हैं उस पे हम लोगों ने बातचीत की है। बैठक के बाद अलगाववादी नेताओं ने अनुच्छेद 35A को खत्म करने की कोशिशों के खिलाफ 12 अगस्त को कश्मीर बंद का ऐलान किया है। दरअसल कश्मीर के तमाम राजनीतिक दल और अलगाववादी इस बात से परेशान हैं कि एक तरफ आरएसएस से जुड़े थिंक टैंक जम्मू कश्मीर विचार मंच ने केंद्र सरकार पर अनुच्छेद 35A को हमेशा के लिए खारिज करने का दबाव बढ़ा दिया है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 35A को खत्म करने के लिए दायर 5 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 अक्टूबर तय कर दी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब देने को कहा है कि बगैर संसद की मंजूरी के सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश से पारित अनुच्छेद 35A की मौजूदा संवैधानिक हैसियत क्या है। जवाहरलाल नेहरू ने 27 नवंबर 1963 को अनुच्छेद 370 और 35A के बारे में संसद में कहा था कि अनुच्छेद घिसते घिसते घिस जाएगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि नेहरू जी की ये बात झूठी साबित हुई। अब जब बीजेपी शासित केंद्र सरकार 35A खत्म करने के बारे में सोच रही है तो जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पीडीपी की त्योरियां भी चढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी अनुच्छेद 35A को खत्म करने की संभावना के बीच केंद्र सरकार को चेतावनी दे चुकी है। हम कहते हैं कि भाई हमने बात करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर ऑन द अदर हैंड उसी कॉन्स्टिट्यूशन की हम खाल उतारते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर को 370 दिया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें स्पेशल पोजीशन दी है। सो व्हेन वी वांट द अदर्स टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, व्हाट आर वी डूइंग? अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा 35A चल रहा है। हु इज डूइंग इट? व्हाई आर दे आर डूइंग इट? लेट मी टेल यू, लेट मी शेयर समथिंग विद यू कि 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूं, जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। जाहिर है ये सवाल तो उठना लाजमी है कि एक देश में 2 कानून आखिर कब तक चलेंगे और आखिर क्यों चलेंगे। और सच तो ये है कि अनुच्छेद 35A का जिक्र तो संविधान में ठीक से है भी नहीं। As 35A is concerned, that was brought in the year 1954 by a presidential order, and according to me that order is completely illegal. There is an amendment to the constitution, insertion of a fundamental right without a parliamentary debate and without 2/3 of the majority of the parliament under 368. अनुच्छेद 35A का फायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को कितना मिलता है ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन अनुच्छेद 35A और 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ अलगाववादी भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। 1947 में हुए बंटवारे के दौरान लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत आए थे। ये लोग देश के कई हिस्सों में बसे और आज उन्हीं का एक हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, सूरत या जहां भी ये लोग बसे आज वहीं के स्थायी निवासी बन गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज भी कई दशक पहले से बसे लोगों की पीढ़ियां शरणार्थी ही कहलाती हैं और तमाम मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। और इसकी वजह है जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35A, जो जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के नागरिकों को उनके हक से दूर करता है। इसीलिए अगर अनुच्छेद 35A खत्म हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर में लाखों शरणार्थियों की परेशानियां भी खत्म होंगी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जानकार मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A की बहस आने वाले वक्त में बड़े विवाद का रूप लेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के नेता ये भूल रहे हैं कि संवैधानिक प्रावधान हमेशा हमेशा के लिए नहीं होते। वक्त की जरूरत के साथ अनुच्छेद 370 में भी बदलाव हुए। जैसे 1965 तक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की जगह सदर रियासत और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग हुआ करता था। वर्ष 1964 में संविधान में संशोधन करके कश्मीर में भी अनुच्छेद 35, 356 और 357 को लागू किया गया। इन अनुच्छेदों के अनुसार जम्मू कश्मीर में संवैधानिक व्यवस्था बिगड़ने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
हो सकता है कि राजनीतिक मजबूरियों के चलते तत्कालीन नेहरू सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 35A लागू की हो, लेकिन कश्मीर में एक बार फिर समय की मांग है कि अनुच्छेद 35A में या तो बदलाव किए जाएं या फिर इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक 1947 में बंटवारे के बाद 5,764 परिवार पश्चिमी पाकिस्तान से आकर जम्मू में बसे थे। आज भी पाकिस्तान से आए लोग जम्मू कश्मीर में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। आज भी उन्हीं ने तो चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिला है और ना ही सरकारी नौकरी पाने का और ना सरकारी कॉलेज में दाखिले का। और इस अन्याय के पीछे अनुच्छेद 35A का हाथ है। इन्हीं तर्कों के आधार पर अनुच्छेद 35A के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। वैसे भी एक देश में दो कानून आखिर कब तक? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरदार में अब हम चंडीगढ़ की अपाहिज पुलिस का हाल दिखाएंगे, जो झुकने कहो तो लेट जाती है, लेटने कहो तो रेंगने लग जाती है। 3 दिनों के भीतर चंडीगढ़ पुलिस ने वो सब कुछ किया जिसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी होने पर भी संदेह होने लगा है। शुक्रवार की रात चंडीगढ़ की सड़क पर एक अकेली लड़की से हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के बेटे ने खुलेआम गुंडागर्दी की और उसे बचाने का पूरा जिम्मा चंडीगढ़ पुलिस ने उठा लिया। इस मामले में जितनी तेजी से पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, उससे कहीं ज्यादा से उसे बचाने की कोशिश की। उस रात उन्होंने मुझे जितना टेरराइज किया है, मुझे जिंदगी में शायद ऐसा नहीं लगा जैसे मुझे उस रात लगा। मैं ट्रैफिक में उतर के मेरी गाड़ी की तरफ भागा, मैंने गाड़ी हिलाई तो उसे हाथ मारा, उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। तो वो चाहते ही ये थे कि या तो वो मेरी गाड़ी में बैठ जाए या मेरे को उठा के अपनी गाड़ी में रखें। हमारे ऊपर कोई किसी तरह का दबाव नहीं है। हम बिल्कुल ओपन माइंड से चल रहे हैं। अगर कोई सेक्शन लगेगा तो हम जरूर लगा देंगे। जब आधी रात को एक लड़की से गुंडागर्दी पर लानतें पड़ी, चंडीगढ़ के सुरक्षित शहर होने के दावे पर सवाल उठे, एक वीआईपी के मगरूर और बिगड़ैल बेटे को बचाने की कोशिश में ईमानदारी के चीथड़े उड़े, चौतरफा थू-थू हुई तो चंडीगढ़ पुलिस को डैमेज कंट्रोल करने पर मजबूर होना पड़ा। 3 दिनों से आरोपों के साथ धूप छांव का खेल खेलती चंडीगढ़ पुलिस को यह कहना पड़ा कि जरूरत पड़ी तो नई धाराएं जोड़ी जाएं। सर, जो लीगल ओपिनियन पे सेक्शन अगर कोई ऐड होता है हम जरूर करेंगे। नहीं सर, अभी तक क्यों नहीं किया सेक्शन? अभी सर इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए हमें सिर्फ 3 दिन हुए हैं। सर, यदि कोई आम व्यक्ति होता तो उसके बारे में भी यही पुलिस सारा सिस्टम अडॉप्ट करती। सर देखिए, ये आपकी अप्रीहेंशन है, हमारे ऊपर कोई किसी तरह का दबाव नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो सेम डे FIR क्यों रजिस्टर? सर देखिए, हर केस अलग होता है, हम उसको किसी और से कंपेयर ना करें। मैं एक बार कह रहा हूँ, हम बिल्कुल ओपन माइंड से चल रहे हैं। अगर कोई सेक्शन लगेगा तो हम जरूर लगा देंगे। मानना पड़ा कि चंडीगढ़ पुलिस बेहद स्मार्ट है। स्मार्ट ना होती तो एक रसूखदार नेता के राजनीतिक प्रभाव के सामने दंडवत नहीं होती। एक आरोपी को पुलिस हिरासत से ही जमानत देने के पहले 1000 बार सोचती। थाने में एक आरोपी का स्वागत सत्कार करने की निर्लज्जता नहीं दिखाती और नहीं तो कम से कम सही धाराएं लगाकर अपना न्यूनतम फर्ज तो निभाती। 3 दिन में चंडीगढ़ पुलिस ने 3 बार स्टैंड बदलकर यह दिखा दिया कि उसकी रीढ़ की हड्डी कितनी कमजोर है। 164 CRPC के स्टेटमेंट के बाद हमने 341 IPC, 365 IPC, 511 IPC जो कि नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं, वो हमने धाराएं ऐड की हैं। तो इसमें क्या किडनैपिंग का भी बनता है? अटेम्प्ट टू किडनैप का हमने धारा लगाई है। टाइम तक मेरे पास कॉपी नहीं आई थी, ओरिजिनल कॉपी आ गई है 164 की। 164 की स्टेटमेंट में लड़की में कहीं भी किडनैपिंग का जिक्र नहीं हुआ है। उसमें सिर्फ 341 का जिक्र है, वो हमने ऐड कर दिया है। और फर्दर कोई अगर सेक्शन बनेगा तो हम उसमें लीगल ओपिनियन लेके लगाएंगे उसमें। अभी 341 IPC ऐड कर दी गई है, बाकी हम 164 की स्टेटमेंट को लीगल ओपिनियन के लिए भेजेंगे। देखिए, हम जो केस है उसको हर एंगल से विद एन ओपन माइंड इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर कोई सेक्शन ऐसा आएगा जो कि
हमें ऐड करना पड़ेगा तो हम ज़रूर करेंगे, पर हम किसी के दबाव में आके या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे। ये चंडीगढ़ पुलिस की ईमानदारी का हाल है। जिस शख्स पर किडनैप की कोशिश का इल्जाम लगना चाहिए, उस पर मोटर व्हीकल एक्ट जैसे 2 टके की धाराएं लगाकर हाथों हाथ जमानत दे दी, क्योंकि आरोपी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष का सुपुत्र है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। मैं समझता हूं कि इस केस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रहा है और उसी कारण इस केस को एक कमज़ोर केस बनाया जा रहा है और जो दफ़ाएं लगी हैं वो बहुत सही लगी थी और उसको डाइल्यूट किया जा रहा है अब, क्योंकि प्रेशराइज ज़्यादा हो रहा है और इस केस को ख़त्म किया जा रहा है। सवाल है कि पीड़ितों के बयान पर धाराएं तय करने में जिस पुलिस को मिनट नहीं लगता, वो बीजेपी अध्यक्ष के बेटे का हिसाब किताब करने में लीगल एक्सपर्ट की राय का क्यों इंतजार कर रही है। और इस बीच शहर के 8 स्पॉट से सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हो गए। ये वो फुटेज थे जिनमें वारदात का पूरा सीक्वेंस था और जिसके ना होने से कोर्ट में जुर्म तय करना उतना ही मुश्किल होगा जितना रेत से तेल निकालना। लोगों को ये कहना कि ये देश लोकतंत्र देश है, ये संविधान के अनुसार चलती है, सीआरपीसी आईपीसी के आधार पर चलती है, उसको वो विश्वास जगाने के लिए मुझे कदम उठाना चाहिए। उसके लिए मैंने ये सोचा कि एक PIL फाइल करनी चाहिए जिसमें हम कोर्ट से कहेंगे कि ये चंडीगढ़ पुलिस ने जो पलटी मारी है उसके बाद सारा विश्वास उसके ऊपर से हट गया है और अब कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन विद CBI होनी चाहिए। चंडीगढ़ पुलिस हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष की राजनीतिक हैसियत के सामने घुटनों के बल बैठ गई और इस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस नारे का गला घोंट दिया गया जिसका जन्म बीजेपी के ही चिंतन दर्शन से हुआ था। दिन शुक्रवार तारीख 5 अगस्त को हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के बेटे ने जो कुछ किया, उसके बाद पार्टी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर फिर से गौर करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष और उनके बेटे को बचाने के लिए एक युवती के साथ अन्याय कर इस पूरे मामले में एक षड्यंत्र को अंजाम दे रही है ताकि पूरे मामले पर पर्दा डाला जा सके। जो युवती है स्वयं आगे बढ़कर कह रही है कि ये मुझे किडनैप करने का षड्यंत्र था। जब पुलिस के जांच करने वाले अधिकारी ये कह रहे हैं तो फिर यकायक FIR की धाराएं बदल कैसे जाती हैं, इसका जवाब हम मांग रहे हैं। चंडीगढ़ में आधी रात की इस टेरर स्टोरी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे ये लगे कि एक लड़की को इंसाफ मिल पाएगा। आरोपी आजाद हैं, धाराएं हल्की कर दी गई हैं। बीजेपी ने कह दिया है कि आरोपी के पिता सुभाष बराला को पद से नहीं हटाया जाएगा और सीएम मनोहर लाल खट्टर तो शुरू से यही कह रहे हैं कि बेटे की गलती की सजा पिता क्यों भुगते। इस घटना से सुभाष बराला जी का कोई लेना देना नहीं है, इंडिविजुअल घटना है, जिस किसी की घटना होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शायद ये खट्टर साहब की सियासी मजबूरी है। फर्ज कीजिए अगर लड़की भगाने के आरोप में प्रदेश अध्यक्ष को नपना पड़ जाए तो बीजेपी जनता में क्या मुंह दिखाएगी। लेकिन ये मामला दब पाएगा इसमें भी शक है, क्योंकि अब पार्टी के भीतर से ही बराला एंड सन्स पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। सुभाष बराला जी को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष से। पार्टी की तरफ उंगली उठने से पहले हमें डिसीजन ले लेना चाहिए और बराला जी को इसके बीच में विलंब नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लिए ये केस लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का उसका दांव पर है। बीजेपी के बड़े नेताओं की भी खामोशी अब टूटनी चाहिए। चंडीगढ़ से प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। तो खबरदार में मेरे साथ आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।